राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का जो एक चैप्टर है, जिसके अंदर अपना यूनिट 4 है, जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरम। तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो चलिए आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 4 के साथ साथ अपन चैप्टर 1 के टॉपिक्स को भी लेने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले फोर्थ के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको अपन देखेंगे, फिर यूनिट फर्स्ट को अपन देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो अगर कोई भी टॉपिक चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, तो आपकी स्क्रीन के सामने अभी एक इंडेक्स शो हो रही होगी। तो उस इंडेक्स के अंदर टॉपिक और उसके सामने उसका टाइमिंग लिख रखा है। तो यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, तो उस टॉपिक को देख करके उसके सामने जो टाइमिंग लिख रखा है उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर टाइमलाइन को स्क्रॉल करके उस टाइम पे जा करके वो थ्योरम्स या फिर वो टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपन। थ्योरम्स का चैप्टर है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर क्या होता है, पूरी अपन डिटेल इसको अपन पढ़ेंगे और इजी वे में मैं बताने का आपको ट्राई करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरम आती है अपना, जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है। इस थ्योरम के नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि ऐसी एक थ्योरम है, ऐसा एक सर्किट है जिसके अंदर अपन को मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं कि क्या है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अंदर क्या होता है कि है ना, एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। तो उसके अंदर अपन को क्या करना होता है कि जैसे कि अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इसके अंदर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी नेमिंग बता देता हूँ। ये आपको V0 जो है आपको वोल्टेज सोर्स दिख रहा होगा, DC वोल्टेज सोर्स है। इसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर आई करंट इसके कारण फ्लो हो रही है। यहाँ पे RTH लगा हुआ है, जिसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस अपन ने बोला हुआ है। RTH को अपन ने इंटरनल रेजिस्टेंस माना है। और यहाँ पे आगे अपन को RL दिख रहा है। इस RL को अपन बोला है कि लोड रेजिस्टेंस है ये। ठीक है। इस सर्किट में ये सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड ये पूरा अपन ने इसको कॉम्प्लिकेटेड ये सर्किट अपन ने बना रखा है। और यहाँ पे V इक्वल्स टू IR होता है, तो V0 इक्वल्स टू IRTH हो जाएगा एंड V इक्वल्स टू IRL हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो ये इसका सर्किट है। तो इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये कहती है कि हमें इस सर्किट के अंदर RTH और RL को इक्वल करना होगा, जब जाके इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसके अंदर लोड रेजिस्टेंस RL और जो इसका RTH, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। और इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होगी, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये इसका स्टेटमेंट कहता है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इसकी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। अपन को ये प्रूव करना है, RL इक्वल्स टू RTH लेकर आना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अपन को शुरू करना होगा, यहाँ पे अपन KVL लगाएंगे। KVL से तो आप पता ही होगा कि KVL किरचॉफ का लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। एंड KVL ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगे अलग अलग पैसिव एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप का सम बराबर होता है उसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे सोर्स के EMF के बराबर होता है। तो ये KVL कहता है। तो इस सर्किट के अंदर अपन KVL लगाएंगे। तो चलिए KVL को अपन यूज़ करते हुए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं KVL लिख रहा हूँ, इसके अंदर अपन यूज़ में ले रहे हैं। तो KVL के अंदर अलग अलग पैसिव एलिमेंट, तो यहाँ पे RTH और RL हो जाएंगे, और I करंट के साथ फ्लो हो रही है यहाँ पे, और सोर्स का EMF हो जाएगा V0। तो मैं KVL के अनुसार लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपन इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा IRTH। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IRTH प्लस हो जाएगा IRL। ये KVL की डेफिनेशन है कि क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे अलग अलग पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का योग बराबर होगा इसके सोर्स के EMF के। तो बराबर होगा इस सोर्स EMF के। तो ये कितना, सोर्स का EMF V0, ये आ गया V0। ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन I और I, यहाँ पे I अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए I को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो I कॉमन आ गया, तो बचा अपने पास RTH और RL। तो ये आ जाएगा RTH प्लस यहाँ पे आ जाएगा RL। ठीक है। ब्रैकेट लग जाएगा इक्वल्स टू V0, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन KVL से यहाँ पे अपन करंट को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो करंट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस I को इधर ही रहने देंगे, इस RTH RL को इसके नीचे भेज देंगे। तो I इक्वल्स टू V0 अपॉन
RTH प्लस RL हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I इज इक्वल्स टू V0 अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, ये अपने पास करंट की वैल्यू फाइंड आ गई थी, करंट की वैल्यू फाइंड हो गई। तो अपन के पास करंट निकल गई। अब निकालेंगे इसके अंदर अपन को पावर निकालनी है। ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन से अपन को इसको आगे सोल्व करना है। तो पावर निकालने के लिए क्या होता है कि अपने पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल्स टू होता है यहाँ पे VI। ठीक है, P इक्वल्स टू होता है VI। तो KVL से अपन ने करंट निकाल ली, यहाँ पे पावर के फॉर्मूले से अपन को P निकालना है। तो P इक्वल्स टू VI होता है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना होता है कि V इक्वल्स टू होता है IR, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो इस पावर के फॉर्मूले में इस V की वैल्यू पुट करेंगे। तो P इक्वल्स टू V की जगह पुट हो जाएगा IR, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर ये I। ठीक है, तो पावर P इक्वल्स टू I इंटू आई हो जाएगा I स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के अंदर R रहेगा। ये तो अपने पास सिंपल पावर निकल चुकी है। ठीक है, पर अपन को सिंपल पावर नहीं चाहिए, अपन को यहाँ पे पावर वो चाहिए जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अंदर लोड रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रही है, इसको दी गई पावर है वो चाहिए। तो अपन इस P को लिख देंगे PL और R को लिख देंगे RL, क्योंकि अपन को PL लोड पावर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोड पावर में लिख देता हूँ। आप पूरा इसको लिख सकते हैं कि लोड पावर जो कि लोड को दी गई है, या फिर आपके अकॉर्डिंग कोई भी आप लाइन लिख सकते हैं। तो लोड पावर हो जाएगा PL इक्वल्स टू I स्क्वायर, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा I स्क्वायर मल्टीप्लाई ये RL हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये I स्क्वायर है ना, इसकी जगह अपन ने जो I का वैल्यू निकाला था अभी KVL से, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा PL इक्वल्स टू यहाँ पे I की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा V0 अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, एंड ये इसका भी स्क्वायर है, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये अपन ने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि I का स्क्वायर है, और ये I की वैल्यू तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे अपन RL। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इस स्क्वायर को अपन खोल देंगे। तो PL इक्वल्स टू हो जाएगा V0 का स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL का स्क्वायर। ये आ गया RTH प्लस RL का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे RL चल ही रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास PL का वैल्यू आ गया। तो इसको अपन RL को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो PL इक्वल्स टू हो जाएगा V0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL अपॉन यहाँ पे हो जाएगा RTH प्लस RL का स्क्वायर। तो ये अपने पास पावर निकल के आ गई, अपने पास करंट आ गई, अपने पास पावर आ गई। अब अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए अपन को इसके लिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन RL के रेस्पेक्ट में करेंगे, और किसका करेंगे, PL का करेंगे। जो अपने पास PL की वैल्यू है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है RL के रेस्पेक्ट में। तो चलिए कर देते हैं। dy बाई यहाँ पे आ जाएगा D, RL के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो RL आ जाएगा, और किसका कर रहे हैं यहाँ पे PL का अपन कर रहे हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपन यहाँ पे PL का वैल्यू पुट कर देंगे। तो PL अपने पास आया हुआ ये वाला। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं dy बाई DRL, एंड ये कितना है V0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL अपॉन RTH प्लस RL का स्क्वायर। ये अपने पास PL का वैल्यू था, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है कि अब अपन को इसमें डिफरेंशिएशन का वो फॉर्मूला लगाना है जिसका वो होता है ना U/L। तो वो U/V सॉरी। तो इसका मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dy बाई dx, एंड यहाँ पे आ जाएगा U अपॉन V। तो ये क्या होता है कि है ना, जो V होता है ना नीचे वाला, इसका स्क्वायर करना होता है अपन को, एंड ऊपर यहाँ पे लिखना होगा V, ये वाला जो V का स्क्वायर वही मल्टीप्लाई U, एंड फिर माइनस, फिर ये U पहला आएगा और फिर ये V लास्ट में आ जाएगा। इस फॉर्मूले में अपन को वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पे U और V कौन सा है, अपन यहाँ पे ऊपर वाले को अपन कंसिडर कर रहे हैं U, एंड नीचे वाले को अपन मान रहे हैं V। तो इसको तो मान रहे हैं U एंड इसको मान रहे हैं V। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस U और V को
अपन को पुट करना है एंड फिर आगे जो अपन को सॉल्व करना है। तो चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा v का स्क्वायर, मतलब कि नीचे वाले का स्क्वायर है, तो और आ जाएगा स्क्वायर, तो इसका 4 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि RTH प्लस RL का स्क्वायर, एक तो स्क्वायर पहले से है और ये इसका और स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो गई। एंड फिर अपन v लिखना, मतलब कि यही वाला फिर से लिखना है RTH प्लस RL का स्क्वायर मल्टीप्लाई u करना है। u कौन सा है? ऊपर वाला। तो u देखिए मैं आपको है ना, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो v0 मल्टीप्लाई RL का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये RL है जो इस RL से सीधा कट जाएगा, तो अपने पास सीधा बचेगा v0 का स्क्वायर। तो मैं सीधा यहाँ पे v0 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मैं करके लिख रहा हूँ ताकि ज़्यादा लॉन्ग ना होवे। एंड ये सिंपल सा बस फॉर्मूला है, उसके अंदर वैल्यू पुट करी हुई है। फिर अपन को लिखना वापस u और मल्टीप्लाई v, u कौन सा ऊपर वाला और नीचे है मल्टीप्लाई v। तो ऊपर अपने पास आ जाएगा v0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी, v की, और v कौन सा, ये नीचे वाला स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा RTH प्लस RL एंड 2 माइनस 1। ये मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करके फिर ही लिख रहा हूँ। और नीचे यहाँ पे 4 आया हुआ है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 चल रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस जो ये 2 है वो इसके आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता, पर 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो चलिए मैं ये वाला स्टेप कर देता हूँ आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना RTH प्लस RL का स्क्वायर मल्टीप्लाई v0 का स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर RL, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 आगे आ जाएगा RTH एंड प्लस RL है जैसे कि जैसे ही रहेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1, ठीक है। एंड अपॉन के अंदर जो वैल्यू था उसको अपन एज इट इज़ लिख देंगे, क्या था, RTH प्लस RL का पावर 4 इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। अब अपन को क्या करना है, जो ये 2 है ना इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई करने के साथ साथ अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन को वो आईडी लगानी है जो फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर से अपन इसको खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसको भी अपन यहाँ पे पुट कर देंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी एज इट इज़ करना अपन को। तो अपन कर देंगे RTH का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि RL का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 RTH मल्टीप्लाई बी क्या है RL, ये ब्रैकेट में बाहर है v0 का स्क्वायर ये वाला माइनस v0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 RTH प्लस 2 RL, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अपॉन के अंदर जो था वो वैल्यू को अपन फिर से लिख देंगे, यहाँ पे था अपने पास RTH प्लस RL का पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 चल ही रहा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन को क्या करना है कि जो ये अपना v0 एंड ये है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इस v0 का स्क्वायर को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको अपन इससे इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर आ जाएगा अपने पास, सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो v0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RTH का स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई RL का स्क्वायर प्लस 2 RTH RL मल्टीप्लाई v0 का स्क्वायर, ये अपना सोल्व हो गया। फिर माइनस, अब इसको अपन इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v0 का स्क्वायर RL 2 RTH हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे v0 का स्क्वायर RL एंड मल्टीप्लाई 2 RL हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ अपन को देखनी है, नीचे वाला तो टर्म एज इट इज आ जाएगा, RTH प्लस RL का पावर 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 चल रहा है। अब अपन को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, वो क्या है, 2v0 और RL, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2v0 और RL, कहाँ पे गया 2v0
और आर एल अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई तो सही करा ना, वी ज़ीरो का स्क्वायर सही है, टू वी ज़ीरो, टू आर एल, वी ज़ीरो का स्क्वायर और आर एल, ठीक है। ये रहा टू वी ज़ीरो का स्क्वायर, आर एल और आर टी एच का स्क्वायर। एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा टू आर टी एच मल्टीप्लाई आर एल और वी ज़ीरो का स्क्वायर, टू आर टी एच आर एल वी ज़ीरो का स्क्वायर, मतलब कि इस पूरी टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। चलो ठीक है, इसको इस टर्म से कैंसिल कर देते हैं, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और हाँ, जो अपन ने यहाँ माइनस वाली टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करा और इसको भी मल्टीप्लाई करा, तो ये प्लस का जो साइन है ना, इस माइनस के कारण ये भी अपने पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी माइनस का हो गया और इससे ये वाली टर्म को अपने कैंसिल कर दिया। अब अपने पास यहाँ पे बचा वी ज़ीरो का स्क्वायर, आर टी एच का स्क्वायर, वी ज़ीरो का स्क्वायर, आर एल का स्क्वायर। अपने पास यहाँ पे वी ज़ीरो का स्क्वायर, आर एल का स्क्वायर, टू आर एल बचा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, तो वो क्या होगा, हाँ तो अपन को, हाँ इसके अंदर क्या करना है कि जो इसको अपन ने या इससे भी मल्टीप्लाई करा और इससे भी मल्टीप्लाई करा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर एल और ये आर एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला आर एल और ये वाला आर एल यहाँ पे हो जाएगा आर एल का स्क्वायर, एंड ये टू अपने पास एज इट इज़ रहेगा। जब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो टू आर एल का स्क्वायर, वी ज़ीरो का स्क्वायर, यहाँ पे वी ज़ीरो का स्क्वायर, आर एल का स्क्वायर, ये टू टाइम्स है और ये वन टाइम है, तो और ये है माइनस का। तो जब इस माइनस के वन टाइम से ये को अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास सिर्फ ये एक बार बच जाएगा, एंड ये वाला तो अपने पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अपन माइनस कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे वी ज़ीरो का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टी एच का स्क्वायर, इस प्लस वाले से इस माइनस वाले, ये दो थे तो एक को माइनस कर दिया तो अपने पास माइनस का एक बच गया, तो माइनस वी ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई आर एल का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म एज इट इज हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल का पावर 4 हो जाएगी, इक्वल्स टू ये ज़ीरो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों में से यहाँ पे वी ज़ीरो का स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास अंदर बच जाएगा आर टी एच का स्क्वायर माइनस आर एल का स्क्वायर, और बाकी टर्म को अपन एज इट इज़ लिखेंगे। तो चलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे वी ज़ीरो का स्क्वायर, तो अंदर बच गया अपने पास आर टी एच का स्क्वायर माइनस आर एल का स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे अपने पास आ जाएगा आर एल प्लस आर टी एच की पावर 4 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है कि एक बार अपन को प्लस में लिखना ए प्लस बी, और इसी को ही लिखना है एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो चलिए इस आईडी से इसको अपन ओपन कर देते हैं, तो वी ज़ीरो का स्क्वायर एज इट इज आएगा, और इसको अपन एक बार प्लस में आर टी एच प्लस आर एल, और एक बार अपन माइनस में आर टी एच माइनस आर एल, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अंदर अपने पास बच गया था वी ज़ीरो का स्क्वायर, अपन ने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया था, तो अपने पास बच गया था आर टी एच प्लस आर एल, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको आइडेंटिटी से खोल दिया। नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा आर एल प्लस आर टी एच की पावर 4 हो जाएगी, इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट में ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो अब क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे देखो आर एल प्लस आर टी एच ये कितने टाइम है, 4 टाइम है, और यहाँ पे आर एल प्लस आर टी एच यहाँ पे कितनी 1 टाइम है, तो इसको अपन एक टाइम काट देंगे, तो 4 का यहाँ पे बच जाएगा अपने पास 3, तो वी ज़ीरो का स्क्वायर, और ऊपर बच जाएगा अपने पास आर टी एच माइनस आर एल, और नीचे जो अपने पास आर एल प्लस आर टी एच था ना, वो अपने पास 4 टाइम था, तो अब 3 टाइम बच जाएगा क्योंकि एक अपन ने कैंसिल कर दिया। तो अब जो ये डिवाइड के अंदर है ना, इसको यहाँ पे अपन इधर भेजेंगे जीरो के इधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो अपने पास आंसर जीरो ही आएगा। तो बचेगा अपने पास वी ज़ीरो आर टी एच माइनस आर एल इक्वल्स टू जीरो, इसको अपन ने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही आया। तो अब अपन को चाहिए आर टी एच माइनस आर एल, तो अपन इस वी ज़ीरो के स्क्वायर को भी इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और जीरो से डिवाइड करेंगे तो अपन पहले लिख देते हैं आर टी एच माइनस आर एल एंड इक्वल्स टू जीरो, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो वी ज़ीरो का स्क्वायर तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो अपने पास बच गया आर टी एच माइनस आर एल इक्वल्स टू ज़ीरो,
तो अब ये माइनस आर एल को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा आर टी एच इजक्वल्स टू आर एल। तो ये अपने पास प्रूव हो गया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यही कहती है कि आर टी एच अपन को आर एल को इक्वल करेंगे तब इस सर्किट के अंदर अपने पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब अपन को इसमें अपन को पावर भी निकालनी है। तो यदि पावर निकालनी है तो अपने पास पावर के अंदर अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला था कि पी एल इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला आया था पी एल इक्वल्स टू, आप वीडियो को पीछे करके भी देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आया था पी एल इक्वल्स टू वी जीरो का स्क्वायर अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर इक्वल, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आया था आर एल। तो जब यहाँ पे आर टी एच आर एल के इक्वल है तो क्यों ना अपन इस आर एल की जगह भी आर टी एच कर देवे, इस आर एल की जगह और इस आर एल की जगह भी आर टी एच लिख देवे, तो अपने पास लोड पावर का भी जो है फाइनल फार्मूला आ जाएगा। तो वी जीरो का स्क्वायर एंड यहाँ पे अपने पास आ जाएगा आर टी एच प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर टी एच का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई इस आर एल को भी अपन लिख देंगे आर टी एच, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो ये आर टी एच और आर टी एच है ना, तो ये टू आर टी एच हो जाएगा। तो पी एल इक्वल्स टू यहाँ पे अपन लिख देंगे वी जीरो का स्क्वायर और इस आर टी एच को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर टी एच अपॉन नीचे आ जाएगा आर टी एच प्लस आर टी एच टू आर टी एच का स्क्वायर, ये स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एल इक्वल्स टू वी जीरो का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर टी एच, और ये आर टी एच टू आर टी एच का स्क्वायर है, तो अपन इस एक आर टी एच को यहाँ से अपन काट देंगे, तो अपने पास नीचे बच जाएगा अपने पास एक आर टी एच, तो इस आर टी एच से कट गया। और सॉरी अभी अपन पहले एक बार स्क्वायर को खोलेंगे, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो इस आर टी एच को अपन खोलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू का यहाँ पे हो जाएगा फोर स्क्वायर एंड आर टी एच का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, आर टी एच का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से इस आर टी एच को अपन काट देंगे, तो यहाँ पे अपने पास फाइनल आ जाएगा पी एल इक्वल्स टू वी जीरो का स्क्वायर ऊपर तो बच जाएगा एंड नीचे बच जाएगा फोर आर टी एच, ठीक है। ये फाइनल लोड पावर का अपने पास फॉर्मूला जो है आ चुका है। तो ये जो अपना लोड पावर का फॉर्मूला जो फाइनल आ चुका है, अपन ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए आर टी एच और आर एल को भी अपन ने इक्वल कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर, यहाँ पे ये थ्योरम कंप्लीट होती है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपन नेक्स्ट थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट थ्योरम का नाम है अपने पास ऐसी अपन टोटल 5 थ्योरम्स करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंस थ्योरम है उनको अपन लेंगे। थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा तो अपने आपको समझ में आ ही गया होगा कौन कौन सी थ्योरम अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब अपन ने वो थ्योरम कर लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो अब नेक्स्ट अपन करेंगे टेलिंजेंस थ्योरम। टेलिंजेंस थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं और इसकी पूरी डेरिवेशन देखते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं, टेलिंजेंस थ्योरम। तो नेक्स्ट अभी जो थ्योरम है इसका नाम है टेलिंजेंस थ्योरम। तो चलिए इसको देखते हैं कि टेलिंजेंस थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहले अपन इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये अपन को सर्किट डायग्राम गिवन है एंड ये टेलिंजेंस थ्योरम का कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम है, और इसके अंदर जो जो भी गिवन है उसको अपन ने अलग से लिख लिया। V1 गिवन है, V2 गिवन है और V4 गिवन है। ये वोल्टेज अपन को गिवन है, और यहाँ पे करंट कौन कौन सी गिवन है, I1 I2 I3, ये करंट अपन को गिवन है 4 2 1 एम्पियर यहाँ पे आगे लिख रखा है। तो टेलिंजेंस थ्योरम क्या कहती है वो अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये कहती है कि किसी भी क्षण दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट की सभी ब्रांचेस की पावर का जो एल्जेब्रिक सम होता है ना वो जीरो होता है। और जो ये सर्किट दे रखा है ना, इसमें अपन को टेलिंजेंस थ्योरम को प्रूव करनी है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि अलग अलग नोड पॉइंट ले रखे अपन ने 1 2 3 V1 V2 और V3। यहाँ पे अपन ने अलग अलग नोड पॉइंट ले रखे हैं 3। इस सर्किट के अंदर अपन को करंट भी फाइंड करनी है और वोल्टेज भी फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए अपन ने यहाँ पे नोड पॉइंट को कंसिडर करा, और वोल्टेज के लिए अपन यहाँ पे लूप ले रहे हैं, KVL लगाएंगे, और यहाँ पे KCL के कारण अपन यहाँ पे करंट को फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर अपन। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर अपन KCL का यूज़ करेंगे, और KCL होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो सबसे पहले KCL से अपन इसके अंदर करंट को फ्लो करेंगे, करंट फ्लो हो रही है उसको अपन फाइंड करेंगे। तो KCL के लिए अपन को नोड पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपन ने V1 V2 V3 3 नोड पॉइंट ले लिया।
ठीक है। और यहाँ से जो I1 करंट फ्लो हो रही है ना, ये I1 की डायरेक्शन इधर है और I2 की डायरेक्शन इधर है। इस नोड पॉइंट के उधर I3 की डायरेक्शन नीचे है, I4 की डायरेक्शन इधर है, और इस नोड पॉइंट के ऊपर I5 की डायरेक्शन तो नीचे है एंड I6 की डायरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच में I6 फ्लो हो रही है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रही है, यहाँ पे I4, यहाँ पे I3, यहाँ पे I1 और यहाँ पे I5, ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। तो नोड पॉइंट से अपन यहाँ पे पहले KCL का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो KCL के लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले नोड पॉइंट 1 की बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट नोड पॉइंट 1, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि अपन को यहाँ पे कौन सी करंट, इसकी और जो भी करंट आएगी उसको अपन पॉजिटिव मानते हैं और यहाँ से जो भी करंट जाएगी उसको अपन नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ से I6 करंट जा रही है और I2 करंट जा रही है और I1 करंट जा रही है, यहाँ पे कोई भी करंट आ नहीं रही है। तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है, सारा नेगेटिव है। तो अपन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जा रही है। ये I1 जा रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का I1 एंड माइनस I2, क्योंकि I2 भी जा रही है और I6 भी यहाँ से जा रही है। तो माइनस का I6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है, I1 I2 I3 गिवन है। तो I1 और I2 तो अपन यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से अपन को I6 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पे I1 माइनस I2 इक्वल्स टू माइनस का I6 को इधर भेज दे तो ये प्लस का I6 हो जाएगा। माइनस I1 और माइनस I2 की वैल्यू हो जाएगी -4 और -2। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और -2, यहाँ पे हो जाएगा I6। माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6 हो जाएगा I6 की वैल्यू। तो अपने पास एक नोड पॉइंट से I6 का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 6 का हो गया, 4 और 5 का भी चाहिएगा अपन को। तो चलिए नोड पॉइंट फर्स्ट था, तो यहाँ पे अब 8 नोड पॉइंट अपन सेकंड का अपन करंट निकालेंगे। 8 नोड पॉइंट 2 का वैल्यू, ठीक है। नोड पॉइंट 2 कौन सा, अपन ने ये माना V2, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन को क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सी करंट आ रही है, ये वाली I2 करंट यहाँ पे आ रही है तो ये पॉजिटिव है। I4 यहाँ से जा रही है और I3 भी जा रही है, तो ये दोनों करंट हो जाएगी नेगेटिव। तो चलिए इसको अपन लिख देते हैं कौन सी करंट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे KCL की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर रहा हूँ। KCL की डेफिनेशन यही कहती है कि नोड पॉइंट की ओर आने वाली, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव होती है और जाने वाली नेगेटिव होती है, और सभी धाराओं की मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। तो अपन नोड पॉइंट 2 के लिए लिख लेंगे I2 माइनस I3 और माइनस I4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के अकॉर्डिंग अपन ने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 2 3 और 4 अपने पास I2 की वैल्यू गिवन है और I3 की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से I4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I2 माइनस I3, माइनस का I4 को इधर भेज देंगे प्लस का I4। अब I2 और I3 की वैल्यू, 2 और 3 की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 2 और 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ पे I4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 इक्वल्स टू I4। अपने पास I4 भी आ गया। I1 I2 I3 I4 और I6। अब निकालना अपन को I5। तो चलिए I5 को निकालते हैं। तो 8 नोड पॉइंट 3 से निकलेगा, ठीक है। 8 नोड पॉइंट 3, ठीक है। अब नोड पॉइंट 3 की ओर कौन सी करंट आ रही है और कौन सी जा रही है, ये नोड पॉइंट 3 है। यहाँ पे I4 आ रही है, I5 जा रही है और I6 भी आ रही है, मतलब 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अपन लिख लेते हैं। I4 पॉजिटिव है, आ रही है, माइनस I5 जा रही है और प्लस I6 भी अपनी आ रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी इक्वल्स टू 0। अब अपने पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, अपन को यहाँ से I5 की वैल्यू निकालनी है। 4 और 6 की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 4 की अभी निकाली थी अपन ने, I4 की 1 और 6 की वैल्यू -6 निकाली थी। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा 6, ठीक है। 1 माइनस 6 हो जाएगा। I5 की वैल्यू -6 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा I5। तो I5 की वैल्यू निकल जाएगी -5। ये I5 की वैल्यू अपने पास निकल गई, ठीक है। एंड तो चलिए ये निकल गई। तो अभी अपन नेक्स्ट अपन को निकालना है KCL अपन ने यहाँ पे यूज़ करा और अपने पास सारे करंट की वैल्यू निकल गई। 1 2 3 गिवन थी, 4 5 6 अभी अपन ने निकाल ली। अब KVL लगा के 1 2 4 वोल्टेज तो गिवन है, अब अपने पास कौन सा निकालना है, 3 निकालना है, 5 और 6 3 वोल्टेज अपन को निकालना है, वो अपन KVL से निकालेंगे।
और टेलिजेंस थ्योरम क्या कहती है कि इसके अंदर जो भी ब्रांचेज है ना उसकी सभी पावर का जो होता है ना एल्जेब्रिक सम वो ज़ीरो होगा। मतलब कि इसके अंदर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास P इजगल्स टू होता है वी आई, P इजगल्स टू होता है वी आई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे कितने वोल्टेज और कितनी करंट है, यहाँ पे V1 एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रही है, V2 वोल्टेज सोर्स है और I2 करंट फ्लो हो रही है, V3 वोल्टेज सोर्स और I3 करंट फ्लो हो रही है, V4 I4, V5 I5, V6 और I6। ठीक है, तो P इजगल्स टू वी आई होता है तो सभी वी आई को लिख लेंगे क्योंकि पावर का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। तो 6 यहाँ पे पावर दे रखी है तो इन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे V1 मल्टीप्लाई I1 प्लस V2 मल्टीप्लाई I2 प्लस V3 मल्टीप्लाई I3 प्लस V4 सॉरी यहाँ पे V4 I4, ठीक है, एंड प्लस V5 मल्टीप्लाई I5, ठीक है, एंड प्लस V6 मल्टीप्लाई I6 सभी इक्वल्स टू हो जाएगा ज़ीरो। यही कहता है अपना टेलिजेंस थ्योरम कि किसी भी क्षण दिए गए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सभी ब्रांचेस की पावर का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। यही इसका स्टेटमेंट कहता है। तो सभी पावर का एल्जेब्रिक सम अपन ने जीरो निकाल दिया। P इक्वल्स टू वी आई होता है इसलिए वी आई V1 I1 V2 I2 6 तक करके जीरो कर दिया। 6 ब्रांचेज है। गिवन से अपन ने KCL से करंट फाइंड कर दी, अब KVL से वोल्टेज फाइंड करेंगे, फिर इसके अंदर अपन पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास टेलिजेंस थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो अब अपन KVL लगाएंगे एंड यूज़ करेंगे KVL एंड इसके लिए अपन को लूप की ज़रूरत पड़ती है KVL के लिए। तो लूप 1, लूप 2 और लूप 3, 3 लूप अपने पास हैं। तो इससे अपन यहाँ पे अपन KVL से यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अपन को V1 इक्वल्स टू V3 और V2 को अपन प्लस कर देंगे। V1 V2 और V3 इस लूप के अंदर है। इस लूप के अंदर V3 V4 V5, इसके अंदर है V6 V2 और V4, तीनों लूप है। और यहाँ पे अपने पास वैल्यू गिवन है। देखो इसके अंदर देखो V1 की वैल्यू 8 वोल्ट गिवन है, V2 की गिवन है 4 वोल्ट, तो V3 की अपन को यहाँ से निकल जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले अपने पास V4 V3 और V5, तो अपने पास यहाँ से अपने पास एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और एक यहाँ पे गिवन है, तो अपने पास यहाँ से भी एक वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए एक बार अपन निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो लूप फर्स्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V1 इक्वल्स टू V2 प्लस V3। ठीक है, तो V1 कितना है, और V1 है अपने पास, गिवन है अपने पास V1 का वैल्यू 8 वोल्ट गिवन है। ठीक है, और V2 गिवन है 4 वोल्ट, तो V3 निकल जाएगा। तो ये आ गया 8 वोल्ट। चलो ठीक है, V1 गिवन है 8 वोल्ट इक्वल्स टू V2 गिवन है 4 वोल्ट। V3 यहाँ से अपन को फाइंड हो जाएगा। 4 को इधर भेज देते हैं, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू V3, तो V3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4, V3 हो जाएगा 4। ये देखो एक वोल्टेज निकल गया V3, और 3 अपने पास पहले से गिवन है V1 2 4। अब 5 और 6 को भी निकाल देंगे, तो वो निकलेंगे लूप सेकेंड से। अब लूप सेकेंड KVL की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको जो है सॉल्व कर रहा हूँ। अब लूप सेकेंड के अंदर कौन कौन सा वोल्टेज है, इसके अंदर है V3 V4 और V5। निकाल यहाँ से V5 निकल जाएगी क्योंकि 4 और 3 अपने पास गिवन है। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा V3 इक्वल्स टू, किसी को भी आप इक्वल्स टू की इधर ले सकते हैं। ठीक है, V4 प्लस और V5 हो जाएगा। ठीक है, तो V4 गिवन है अपने पास कितना 4 वोल्ट, V3 अपने पास गिवन है कितना 2 वोल्ट, प्लस V5 अपन को यहाँ से निकल जाएगी। ये दोनों संख्या पीछे गिवन थी। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू V5 हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो V5 अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, अब लूप 3 की बात करेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा V6 इक्वल्स टू V4 प्लस V5। ये देखो सॉरी V2 होगा ना, क्योंकि देखो V6 और V2 और V4, अब जो गिवन है वो दो वैल्यू लिख देंगे। अपने पास गिवन है यहाँ पे किसकी गिवन है, तो अपने पास यहाँ पे V6 को निकालना है। V4 और V2 की अपने पास गिवन है, ये 2 + 4 अभी गिवन है यहाँ पे, और V6 अपने पास निकल जाएगा। तो V6 इक्वल्स टू 4 5 6 4 2 5 4 2 6
V6 अपने पास आ गई 6। देखो अपने पास सारी वोल्टेज भी आ गई, V5 V6 और V3, ठीक है। और बाकी बची हुई है 1 2 4। करंट भी सारी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है, तो वोल्टेज की जगह सारी वोल्टेज और करंट की जगह सारी करंट को अपन पुट कर देंगे, तो इसका अलजेब्रिक सम अपन को 0 लेके आना, तो अपना टेलिजेंस थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। तो पुट कर देंगे वैल्यू, पुट वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर। अब वो इक्वेशन क्या थी अपने पास, वो थी V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 प्लस V6 I6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू अपने पास निकली हुई है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, और जो भी पीछे गिवन थी, तो ये अपने पास थी V1 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस V2 अपने पास था 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस V3, ये मल्टीप्लाई में सब में अंडरलाइन कर रहा हूँ, V3 और I3 कितना 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस V4 और I4 कितना 2 मल्टीप्लाई 1 V4 I4 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 है वो, ठीक है। अभी पीछे अपन चेक कर लेंगे, प्लस V6 और I6 की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, जो अभी अपन ने निकाली थी वो सारी वैल्यू को मैंने इसके अकॉर्डिंग जमा दी, इक्वल्स टू 0। चलो अब जब ब्रैकेट खोल लेते हैं और इस पूरे को मल्टीप्लाई और प्लस कर देते हैं, तो नेक्स्ट अपन करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगी, या फिर मैं यहीं भी कर देता हूँ, नहीं इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10, पर ये आ जाएगा माइनस का 10, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, प्लस 5 2 जा 10 हो गया, अब 6 6 जा हो जाएगा 36 माइनस का 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अपन ये ब्रैकेट को भी खोल देंगे और बार प्लस जो भी है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 माइनस 10 माइनस 36 इक्वल्स टू, अब इसको अपन प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 32 4 और 2 अपने पास हो जाएगा 46 माइनस 10 और 36 माइनस 10 और 36 को 36 और 10 हो जाएगा 46, तो और ये माइनस का आ जाएगा माइनस का 46, माइनस माइनस प्लस और साइन आ जाएगा माइनस का, और ये 46 हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 46 को इधर भेज देंगे, तो 46 इक्वल्स टू 46, ठीक है। सॉरी 46 में से 46 जा रहा है ना, सॉरी 46 में से 46 चला गया, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड की साइड 0 चल ही रहा है, तो 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हैंस प्रूव हो गया। यही टेलिजेंस थ्योरम कहती है कि सभी ब्रांचेस की पावर का एल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होना चाहिए, तो सभी ब्रांचेस की पावर को अपन ने सोल्व करा और इसका एल्जेब्रिक सम अपन लास्ट में 0 लेके आ गए, तो ये अपना टेलिजेंस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे टेलिजेंस थ्योरम खत्म हो गया। और यहाँ पे अगर ये बहुत सारी थ्योरम्स हैं, अगर है ना आपको नाम नहीं याद हो रहा है इनका, तो इनका एक ट्रिक है, जैसे किसी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से तो याद रह जाएगा, क्योंकि वो एक अलग ही है बोलने में भी। टेलिजेंस का नाम आता है, तो ये एक तरह का टेलीफोन की तरह इसका शेप है। पुराने ज़माने के जो टेलीफोन आते थे वो उसका यहाँ पे हैंडल उसको ये ओपन उठाते थे, और यहाँ पे STD ऐसा ही कुछ लिखा हुआ रहता है येलो कलर का, तो ये टेलीफोन शेप का, इससे पता चल जाएगा कि ये टेलिजेंस थ्योरम है, और ये इसका पूरा डेरिवेशन है। अब नेक्स्ट आती है मिलमैन थ्योरम, तो चलिए मिलमैन थ्योरम को देखते हैं और इसकी पूरी डेरिवेशन को समझते हैं। मिलमैन थ्योरम बहुत आसान है, बहुत इजी है, मैं यहीं पे कर देता हूँ मिलमैन थ्योरम को। तो सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो इसी में अपन शुरू करने जा रहे हैं मिलमैन थ्योरम, ठीक है। तो मिलमैन थ्योरम क्या कहती हैं, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, और ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। इसके सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है कि यहाँ पे ये पूरा क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है, और ये सभी वोल्टेज सोर्स है, अलग अलग वोल्टेज सोर्स है, ये V1 है, ये V2 है, और ये V3 V4 यहाँ पे Vn तक कनेक्ट है, कितने भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है।
और इन्हीं वोल्टेज सोर्स का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 R2 ये Rn तक, ठीक है। तो और यहाँ पे एक आई करंट फ्लो हो रही है। ये मिलमैन थ्योरम का सर्किट डायग्राम और ये इसका रिजल्टेंट सर्किट है। अब ये कैसे आया और ये इसका स्टेटमेंट क्या कहता है मिलमैन थ्योरम का। तो मिलमैन थ्योरम कहती है कि मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है, आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, दो या दो से अधिक वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो और इन्हीं वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनके सीरीज में कनेक्ट हो। ये देखो इनके सीरीज में कनेक्ट है, इन्हीं का इंटरनल रेजिस्टेंस इनके सीरीज में कनेक्ट हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट को हम किसी दूसरे समान इलेक्ट्रिक सर्किट में बदल सकते हैं, ठीक है। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम इजी बना सकते हैं दूसरे समान इलेक्ट्रिक सर्किट में बदल कर, ठीक है। और फिर अपन यहाँ पे V और R की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मिलमैन थ्योरम कहती है अपन को यहाँ पे V और R की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे फाइंड करनी है देखिए यहाँ पे, तो इसी का ही अपन रिजल्टेंट सर्किट बन सकता है ये वाला। इस समान इलेक्ट्रिक सर्किट को दूसरे समान इलेक्ट्रिक सर्किट में बदल सकते हैं। देखो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, सारे वोल्टेज सोर्स को अपन ने V नाम दे दिया और इनका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको सिर्फ R नाम दे दिया और RL को यहाँ पे अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट सर्किट है। मतलब कि मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक ईजी सर्किट बना दिया। तो अब इसके अंदर अपन V और R की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कौन कौन से अपन लिख लेते हैं एक बार। वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे। ऐसी कोई थ्योरम होती है ना, इन पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं क्योंकि ये थ्योरम तो बस सिंपल सी यहाँ पे अब जैसे V और R को फाइंड करना है तो छोटा सा फॉर्मूला, बाकी इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या होता है और फाइंड क्या करना होता है, तो इन पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये आ गया अपना NALINTERNAL, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो वोल्टेज हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 डैश डैश Rn तक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और ये अपना इसका रिजल्टेंट सर्किट आ गया। अब देखो अब अपन को यहाँ पे V और R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो V का वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है V1 G1। अब ये G1 क्या है वो भी मैं बताऊंगा, V2 G2 एंड V3 G3। अब ये ऐसे कितने भी हो सकते हैं, n तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस मैं n तक कर देता हूँ, प्लस VN GN कितने भी हो सकते हैं अपॉन में G1 G2 प्लस के अंदर आएगा, ठीक है, G1 G2 G3 प्लस डैश डैश GN तक। तो ये अपना V का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे G क्या है, यहाँ पे कंडक्टर्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए अपन G यूज़ कर रहे हैं और G को फाइंड करने का और R को फाइंड करने का सिमिलर फॉर्मूला वो अपन आगे देखेंगे। तो V1 G1 V2 G2 V3 G3। अब G का वैल्यू कैसे पता करेंगे, वो अपन R की वैल्यू से फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अपॉन ये G R इक्वल्स टू होता है यहाँ पे 1/G। R का वैल्यू होता है 1/G। तो G का वैल्यू अपन सिंपली निकाल सकते हैं 1/R। तो ये अपने पास R और G का वैल्यू आ गया, ठीक है। और इसका अपन को इन सारे रेजिस्टेंस का R का निकालना है, तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 1/G1 प्लस G2 प्लस डैश डैश यहाँ पे GN तक कर देता हूँ मैं, प्लस GN तक। ये अपने पास R को निकालने का फॉर्मूला आ गया, ये V को निकालने का फॉर्मूला आ गया। G यहाँ पे कंडक्टर है, G कैसे निकालेंगे 1/R करेंगे तो G फाइंड हो जाएगा। तो R की जगह पहले G को सभी को फाइंड कर लेंगे, इसके अंदर जो भी R है उससे अपन G फाइंड कर लेंगे। अब उसी G को यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इससे अपना V भी निकल जाएगा R भी निकल जाएगा। इस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसका स्टेटमेंट सिंपल ही है कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स जो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, उसको अपन दूसरे समान इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बदल सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट बना सकते हैं। और V और R का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल आते हैं तो उसके अंदर सिंपली ये सॉल्व करना पड़ता है। तो मिलमैन थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, तो अभी जो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है थेवेनियम थ्योरम, ठीक है। थेवेनियम थ्योरम क्या कहती है, ये इसका सर्किट डायग्राम बना रखा है।
एंड इसको अपन इसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। पूरी थेवेनियम थ्योरम 3 स्टेप के अंदर अपन को कंप्लीट हो जाएगी। तीनों स्टेप में अपन को अलग अलग जो चीज़ें अपन को फाइंड करनी है। तो थेवेनियम थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये अपने पास सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स जुड़ रखा है इसके अंदर, और R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है कनेक्ट है, और ये R1 R2 सीरीज में, R3 पैरेलल में है वोल्टेज सोर्स के, RL यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रखा है पैरेलल में वोल्टेज सोर्स के। तो ये थेवेनियम थ्योरम क्या कहती है कि है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम किसी भी जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना जिसमें लोड कनेक्ट हो, उसको हम एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस में बदला जा सकता है, मतलब उसको अपन बदल सकते हैं, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अपन ईजी सर्किट बना सकते हैं। तो ये देखो इसका रिजल्टेंट ये रहा, इसका रिजल्टेंट ये रहा, जैसे कि वोल्टेज सोर्स है तो इसको अपन ने VOC मान लिया, एंड यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, एंड ये पूरा जो भी ये तीनों रेजिस्टेंस है ना इसको अपन ने RTH मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस RTH, और RL को अपन ने RL लगा दिया। तो ये थेवेनियम थ्योरम कहती है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अपन जितने भी कनेक्ट है रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स, उसको एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में अपन इसको बदल सकते हैं। RL यहाँ पे आ गया। तो अब इसके अंदर अपन को फाइंड क्या करना है, प्रूव अपन को फाइंड ये करना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है ना इसमें फ्लो होने वाली करंट को अपन को फाइंड करना है। ठीक है, RL में फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करना है। तो चलिए इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा कि आपको रेजिस्टेंस गिवन होंगे, वोल्टेज गिवन होगा, वोल्टेज सोर्स का वैल्यू गिवन होगा, और फाइंड करना होगा लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट को। तो सबसे पहले थ्योरम को करते हैं। तो ये तो हो गया इसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो गया। अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले इसके अंदर से अपन को करंट फाइंड कर लेनी। सिंपल तो बना दिया अपन ने, अब इसके अंदर KVL यूज़ करेंगे। KCL तो यूज़ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई नोड पॉइंट अपन बना नहीं सकते हैं। तो KVL यूज़ करके यहाँ से अपन करंट को फाइंड करेंगे। तो KVL क्या कहता है, VOC इक्वल्स टू, KVL की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी वही है, एंड यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा IRTH और IRL। तो ये हो जाएगा IRTH प्लस IRL। ठीक है, KVL यही कहता है कि किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे अलग अलग पैसिव एलिमेंट के वोल्टेज ड्रॉप का सम बराबर होता है उस क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में लगे हुए सोर्स के EMF के। तो ये अपन ने वो लाइन लिख ली KVL के अकॉर्डिंग, इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। यहाँ से अपने पास I निकल के आ जाएगी। तो VOC इक्वल्स टू I यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अपने पास RTH प्लस RL। ठीक है, अब I को अपने पास I निकालनी है, तो I को इधर ही रहने देंगे। VOC अपॉन इसको अपन नीचे भेज देंगे RTH प्लस RL ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे करंट निकल के आ गई। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे ये वाली करंट तो निकल के आ गई, पर अब अपन को यहाँ पे RL में फ्लो होने वाली करंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन को 3 स्टेप का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट अपन को RL को रिमूव करना होगा और इसको ओपन सर्किट बनाना होगा। चलिए करते हैं, ये स्टेप फर्स्ट है इसका। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि रिमूव RL मतलब कि लोड रेजिस्टेंस, एंड फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, RL को रिमूव करके अपन को ओपन सर्किट का वोल्टेज फाइंड करना है। तो चलिए RL को रिमूव कर देते हैं इस सर्किट में और इसको ओपन सर्किट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं वोल्टेज सोर्स अपना उसको ड्रॉ कर लेना है, रेजिस्टेंस अपने पास R1 को एज इट इज़ रखना है, एंड नेक्स्ट अपना R2 भी एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट अपन को यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, और जो ये R3 है इसको भी एज इट इज़ रखना है, और इसको भी यहाँ पे अपन कनेक्ट कर देंगे। ये ओपन रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल बना के छोड़ दिया। ये वोल्टेज सोर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव इसके सिंबल्स हैं। I यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, R1 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, R2 भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे R3 भी रेजिस्टेंस है। RL को रिमूव करना है और इसको ओपन सर्किट बना देना। तो ये बन गया अपने पास ओपन सर्किट, VOC वोल्टेज ओपन सर्किट का। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे VOC से अपन को करंट फाइंड करनी है। चलिए तो फाइंड करते हैं, करंट और VOC दोनों फाइंड करना है, करंट VOC दोनों फाइंड करना। फाइंड अपन को VOC करना, पर VOC को फाइंड करने के लिए करंट भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू इसके अंदर अपन को VOC फाइंड करना है। तो VOC इक्वल्स टू क्या होगा, IR3। इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है और R3 ये वाला,
रेजिस्टेंस, ठीक है। तो IR3 इस वाले को ही लेंगे अपन, लूप इसी की बात हो रही है, इसी को ही लेंगे। ये तो ओपन सर्किट हो गया, तो ये तो लूप कनेक्ट ही नहीं हो रहा, करंट यहाँ पे जाकर रुक जाएगी क्योंकि ये ओपन है, तो इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो R3 और यहाँ पे VOC और आई यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो ये अपन ने लिख लिया VOC इक्वल्स टू IR3। नेक्स्ट अपन को VOC फाइंड करने के लिए यहाँ पे आई को फाइंड करना पड़ेगा। आई कैसे फाइंड करेंगे? आई फाइंड करेंगे यहाँ पे KVL लगा करके। तो सबसे पहले अपन यूज़ करेंगे KVL का, यूज़ KVL। तो KVL के लिए अलग अलग वोल्टेज सोर्स को, पैसिव एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप का सम इसके बराबर होता है। वही वाली लाइन को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ। VS इज इक्वल्स टू, ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, IR1 और ये IR3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R3, ठीक है। अब अपन को आई निकालनी है, आई को इधर ही रख देंगे, VS अपॉन हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है VS, और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R3। ये अपने पास आई का वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। आई का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इस VOC में आई की जगह आई का वैल्यू पुट कर देंगे और R3 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू पुटअप, ठीक है। आप इसको और भी लाइन बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे VOC इज इक्वल्स टू IR3, ये वाली। अब इस आई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो VOC इज इक्वल्स टू आई की जगह क्या, VS अपॉन R1 प्लस R3 ब्रैकेट के अंदर, एंड यहाँ पे R3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है ये। ओके, तो VOC का वैल्यू तो अपने पास ये निकल करके आया, VOC इज इक्वल्स टू VS मल्टीप्लाई R3 अपॉन R1 प्लस R3। VOC का वैल्यू फाइंड हो गया स्टेप फर्स्ट से। अब अपन को क्या करना है, स्टेप सेकंड का यूज़ करना है। स्टेप सेकंड के अंदर अपन को क्या करना है कि RTH फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट और सर्किट को क्लोज सर्किट बना देंगे। सोर्स वोल्टेज सोर्स को अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे, मतलब कि इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको मिला देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इससे अपन को RTH फाइंड हो जाएगा। RTH यहाँ पे RL को अपन RTH बना देंगे, तो RTH यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने पर फाइंड हो जाएगा। ये स्टेप नंबर सेकंड है। तो चलिए RTH को फाइंड करते हैं स्टेप 2 से। स्टेप 2, ठीक है। पहले अपन ने VOC फाइंड करा, फिर RTH फाइंड करा, फिर लास्ट में अपन को लोड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसके अंदर अपन को करंट फ्लो करना फाइंड करना होता है थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो अपन कर रहे हैं। तो फाइंड RTH बाय शॉर्ट सर्किट, फाइंड RTH बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एंड चलिए, तो अपन इसको शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। इसको पूरे को जो भी वोल्टेज सोर्स है इसको मिला देंगे और इस RL की जगह RTH कर देंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा ये। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एंड ये RTH, इसको पूरा एज इट इज मिला देंगे, ठीक है। ये वाला सर्किट डायग्राम, बस मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करा। ये हो जाएगा R1, R2, R3 और ये अपना RTH, क्योंकि RTH अपन को यहाँ से फाइंड करना है। तो RTH फाइंड करने के लिए इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस सोल्व करना आपको आता ही होगा। रेजिस्टेंस को हमेशा जो भी सीरीज़, इसका फॉर्मूला होता है, इस लूप के फर्स्ट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस है ना, पहले उसको अपन सोल्व करेंगे। लूप फर्स्ट मतलब कि इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस है ना, R1 और R3, इसको सोल्व करेंगे RTH के लिए। तो RTH इज इक्वल्स टू R1 और R3 को यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R3 अपॉन R1 प्लस R3। ये हो गया अपने पास RTH का। अब पूरा RTH अपने पास निकला नहीं है, बस अब इसको सोल्व करा है, तो मतलब ये सोल्व हो गया ना। तो जो ये RTH का ये वाला वैल्यू आया ना, ये यहाँ पे अपने पास आ गया, एक तरीके से यहाँ का वैल्यू आ गया। तो अब ये तो हट गया, इसको और इसको सोल्व करना। अब ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं,
ये पैरेलल में था इसलिए इस प्रकार सोल्व हुआ, ये सीरीज में है तो ये प्लस हो जाएंगे। ये पूरा वैल्यू इधर आ चुका है कहने का मतलब, ठीक है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। इसको और इसको प्लस करना मतलब कि इसको और इसको प्लस करना, तो कर देते हैं RTH इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू पूरा एज इट इज आ जाएगा R1 मल्टीप्लाई R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा R2। चलिए तो नेक्स्ट करते हैं अपन, इसके अंदर अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा 1 लगा के। मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए RTH इक्वल्स टू नीचे वाला तो एज इट इज आ जाएगा R1 प्लस R3 ब्रैकेट में लगा देता हूँ, और ऊपर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R1। मैंने यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा R2 से ये मल्टीप्लाई R1 प्लस R3। चलो एलसीएम ले लिया अपन ने, तो अब इस R2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो RTH का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब स्टेप फर्स्ट में अपन ने अब VOC निकाला था, स्टेप फर्स्ट में VOC का वैल्यू निकाला था, स्टेप 2 में RTH निकाल लिया, स्टेप 3 के अंदर अपन को लोड करंट निकालनी है। तो चलिए RTH का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं पहले। RTH इक्वल्स टू हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R3 प्लस उस R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 R1 प्लस R2 R3, ठीक है। डिवाइड बाई ये हो जाएगा अपने पास R1 प्लस R3, ठीक है। तो ये अपने पास RTH तो निकल करके आ गया। अब बात करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 क्या कहता है, अपन को लोड करंट फाइंड करनी है। फाइंड लोड करंट। लोड करंट फाइंड करने के लिए अपन को इसके अंदर देखना होगा, जो अपना रिजल्टेंट बना रखा ना, इसके अंदर अपन को RL फाइंड करना। तो यहाँ पे अपन को KVL लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक लूप बन रहा है। तो VOC इक्वल्स हो जाएगा I करंट फ्लो हो रही है, IRTH और IRL, ठीक है। फिर अपन I को अलग करके करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए VOC इक्वल्स टू IRTH प्लस IRL। तो VOC इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे RTH प्लस RL। तो यहाँ पे I का वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसके ये नीचे चला जाएगा VOC अपॉन RTH प्लस RL ब्रैकेट में। तो ये करंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये अगर न्यूमेरिकल होता है तो यहाँ पे VOC का जो अभी वैल्यू निकला था वहाँ से VOC पुट कर देंगे और RTH RL का वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन होगा, तो अपने पास लोड करंट जो है अपने पास निकल के आ जाएगी। तो यही अपना थेवेनियम थ्योरम कहता है। लोड करंट को फाइंड करना था तो ये अपन ने लोड करंट को अपन ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल आते हैं, तो इस थ्योरम को यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं। तो ये अपनी थेवेनियम थ्योरम जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक लास्ट थ्योरम बची है जिसका नाम है नॉर्थन्स थ्योरम। तो चलिए उस थ्योरम को करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले थे नॉर्थन्स थ्योरम की। तो नॉर्थन्स थ्योरम क्या कहती है कि जो थेवेनियम थ्योरम है ना, वही पूरा एज इट इज़ नॉर्थन थ्योरम है। तो उसके अंदर बस इतना सा डिफरेंस है कि जो ये वाली थेवेनियम थ्योरम है ना, इसके अंदर अपन ने वोल्टेज को फाइंड करा था, और जब वोल्टेज का फाइंड करने का बात आता है तो अपन इस थ्योरम का यूज़ करते हैं, और जब करंट फाइंड करने की बात होती है ना तो नॉर्थन थ्योरम की बात करते हैं। तो जब है ना, इसमें मतलब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पूरे तीनों स्टेप में वो भी कंप्लीट होगी, तीनों स्टेप में ये भी कंप्लीट होगी। बस यहाँ पे अपन यहाँ पे आई फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे IN का वैल्यू फाइंड करना होगा स्टेप फर्स्ट के अंदर, और स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे अपन RTH फाइंड कर रहे थे ना, तो वहाँ पे RN को फाइंड करना होगा। और लास्ट अपन ने आई करंट फाइंड करी थी तो उसमें भी आई करंट लास्ट में फाइंड हो जाएगी जब RTH और RN को फाइंड करेंगे। तो नॉर्थन्स थ्योरम भी बहुत ईजी है और सेम इसी के अकॉर्डिंग पूरी वो एज इट इज़ थ्योरम है। तो उसको अपन इसी के अकॉर्डिंग मानते हुए ये वोल्टेज के लिए और वो करंट के लिए। तो अभी अपन नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि अपना उस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर का है। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अपना, मैं एक बार चेक करके बताता हूँ, 4th अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट अपना यूनिट फर्स्ट को अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो चलिए यूनिट फर्स्ट के अंदर चलते हैं।
तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूनिट फर्स्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अपना एसी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। देखो एसी मतलब है यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर अपन को वोल्टेज और करंट की इक्वेशन अपन को फाइंड करनी है। कैसे निकालते हैं वो अपन इसके अंदर देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ऐसी जो करंट होती है ना, अपने पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर दो प्रकार की करंट होती है, एक तो एसी और एक होती है डीसी। ठीक है, एसी हमेशा वेव फॉर्म के अंदर होती है और डीसी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, टू टाइप की करंट होती है। तो इसी के अंदर अपन को एसी वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन फाइंड करनी है, अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज और करंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे अपन को फाई इक्वल्स टू फाई एम। फाई एम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है मैक्सिमम, फाई यहाँ पे फ्लक्स को डिनोट करता है, फाई एम कोस ओमेगा टी। इससे अपन को यहाँ पे एसी वोल्टेज और करंट की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, और अपन को ये पता नहीं है फ्लक्स कितना है, ये पता नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए अपन यहाँ पे एन लगा रहे हैं, एन फाई इक्वल्स टू एन फाई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। क्योंकि यहाँ पे अपन को पता नहीं है कि फ्लक्स कितना है, इसलिए अपन को यहाँ पे एन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फेराडेज रूल कहता है कि फेराडे लॉ कहता है कि स्मॉल इज इक्वल्स टू माइनस एन फाई एन डी फाई बटा डी टी। ये फेराडे का नियम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को वोल्टेज और करंट इक्वेशन फाइंड करनी है। मतलब कि जो ये एन फाई आ जाएगा ना, इस एन फाई की जगह ये वाली इक्वेशन की पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट ऑफ टी में। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले। तो ई इज इक्वल्स टू, इस एन फाइव को मैं माइनस एन फाइव को आगे लिख रहा हूँ, डी बटा डी टी, एंड ये आ जाएगा माइनस एन फाइव ब्रैकेट के अंदर माइनस आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन फाइव की जगह इस एन फाइव की जो ये वैल्यू उसको पुट करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे अपन वोल्टेज और करंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डी बटा डी टी, एन फाइव क्या है यहाँ पे, एन फाइव एम, ये वाला वैल्यू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे अपन को एन फाइव एम कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस भी आएगा। तो चलिए इसका अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन हमेशा कॉस ओमेगा टी का होगा, तो एन फाइव एम को अपन बाहर निकाल देंगे। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस एन फाइव एम डी बटा डिफरेंशिएशन कर देंगे कॉस ओमेगा टी का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सीधा, माइनस साइन ओमेगा टी ब्रैकेट मल्टीप्लाई ओमेगा, डिफरेंशिएशन करा कॉस ओमेगा टी का, इसको अपन ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, एंड अब बात करेंगे अपन इस माइनस से, इस माइनस को हटा देंगे। तो इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा एन, ओमेगा को भी आगे लिख देते हैं, एन ओमेगा फाइव एम साइन ओमेगा टी। ये हो गया साइन ओमेगा टी। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए। एंड यहाँ पे अब अपन को ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ ओमेगा की, रेडियन पर सेकेंड के अंदर ओमेगा की ये वैल्यू होती है, साइड में लिख लेना आप। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा एन, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख देंगे और फाई एम आ जाएगा, ये आ गया साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एम है, मैक्सिमम फ्लक्स जो है मैक्सिमम है। तो अब अपन को क्या करना है कि इस पूरे का वैल्यू होता है ई एम का वैल्यू यहाँ पे होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे फाई एम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये फाई एम है ना, तो फ्लक्स डेंसिटी होती है बी इक्वल्स टू, बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी फाई अपॉन ए, फाई फ्लक्स, ये ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे फाई का वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो हो जाएगा बी इंटू ए, बी इंटू ए। और यहाँ पे फाई एम की बात हो रही है तो यहाँ पे अपन इसको भी फाई एम कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी एम मल्टीप्लाई ए। तो इसके अंदर अब फाई एम की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई इक्वल्स टू एन 2 पाई एफ, और फाई एम की जगह आ जाएगा बी एम इंटू ए। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ई एम का वैल्यू पुट करेंगे, और ये पूरा ई एम का वैल्यू होता है, ई एम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एन बी एम इंटू ए। ये पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू, ये किसका, ई का वैल्यू है।
तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा E इक्वल्स टू ई एम, इस पूरे को मैंने ई एम लिख लिया, ये इसका वैल्यू है, यहाँ पे साइड में लिख लेना आप, और साइन ओमेगा टी एज इट इज आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हो गया ये वोल्टेज का वैल्यू। इसी प्रकार अगर करंट की बात करेंगे तो सिंपली यहाँ पे स्मॉल आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पे करंट का वैल्यू आ गया। तो ये आ गई अपने पास वोल्टेज की इक्वेशन, ये आ गई अपने पास करंट की इक्वेशन। तो सिंपली अपने पास वोल्टेज और करंट की इक्वेशन सिंपली निकाल सकते हैं ऐसे। और अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है अपने पास, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज वैल्यू। तो चलिए एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये सब यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट अपना एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू आप वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, मतलब कि जो ये एससी की साइकिल होती है ना 0 to पाई तक, ठीक है, पूरी को तो अपन 0 to पाई तक लेते 360 तक, पर यहाँ पे अपन यहाँ पे 180 तक की बात करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर 0 to पाई के लिए बात करेंगे। तो और एवरेज वैल्यू हमेशा किसी भी अल्टरनेटिंग यूनिट के लिए एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए हमेशा 0 होती है, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और नीचे वाला भाग नेगेटिव होता है, पेयर होते हैं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के। तो पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो अपन हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे आई एवरेज, ठीक है, इक्वल्स टू, अपन हाफ के लिए निकाल रहे हैं तो आ जाएगा 1/पाई, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन करना होगा तो लिमिट लग जाएगी 0 to पाई के लिए, 0 to पाई के लिए, ठीक है। और आई डी थीटा का यहाँ पे, आई का यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, आई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी आई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह यहाँ पे हो जाएगा थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एवरेज इक्वल्स टू 1/पाई, 0 to पाई लिमिट लगा देंगे, आई की जगह लिख देंगे आई एम साइन थीटा, ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे और आई एम को बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आई एवरेज इक्वल्स टू, आई एम बाहर आ गया तो आई एम पाई 0 से पाई साइन थीटा, ये साइन थीटा और टी थीटा इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा अपने पास माइनस कोस थीटा, लिमिट एज इट इज़ लग जाएगी। तो लिख देते हैं आई एवरेज इक्वल्स टू आई एम पाई, साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा, एंड यहाँ पे लग जाएगी लिमिट 0 to पाई के लिए, ठीक है। तो चलिए अब लिमिट को अंदर पुटअप कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला लगा के। तो आई एवरेज इक्वल्स टू आई एम पाई माइनस कोस पाई कर देंगे, थीटा की जगह पाई आ जाएगा और फिर एक बार 0 आ जाएगा, एंड माइनस क्या बचेगा, माइनस कोस 0, ठीक है। ये अपन ने लिमिट लगा दी। अब कोस थीटा कोस पाई यही है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब लिमिट पुट कर दी तो कोस पाई मतलब कि कोस 180 की वैल्यू एंड कोस 0 की वैल्यू अपन को पुट कर देंगे, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड बार माइनस ऑलरेडी है, तो आई एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा आई एम पाई एंड माइनस, और ये हो जाएगा -1, बार माइनस है ये, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ये माइनस ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपन लिख देंगे आई एवरेज इक्वल्स टू आई एम पाई, और ये हो जाएगा प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो चलिए लिख देते हैं आई एवरेज इक्वल्स टू 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 आई एम पाई, ये अपने पास आ गया एवरेज वैल्यू। करंट के लिए एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा। तो सिंपल सी एवरेज वैल्यू निकाल दी मैंने। आप इसको साइड में भी लिख सकते हैं कि कोस 180 की वैल्यू 1, कोस 0 डिग्री की 1, एंड जो भी चीज़ आप साइड में लिख सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं अपन आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रूट,
एम का मतलब होता है मीन, जिसको अपन एवरेज बोलते हैं, एंड एस का मतलब होता है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अपन को यहाँ पे अपन को फाइंड करनी है, किसकी, करंट की। तो चलिए फाइंड करते हैं। ये अपन निकालेंगे पूरी एक साइकिल के लिए, 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इजकल्स टू 1/2 पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 2 पाई के लिए अपन निकाल रहे थे। एवरेज वैल्यू यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए निकाली थी, इसलिए 1/पाई आया था, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के लिए यहाँ पे लिमिट लग गई। एंड इंटीग्रेशन करेंगे आई का, तो आई आर एम एस वैल्यू तो आई का भी स्क्वायर हो जाएगा, और डी फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए अब आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, अभी जो करंट की इक्वेशन निकाली थी। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 पाई, एंड लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई के लिए, और आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा आई एम साइन थीटा। पर आई का स्क्वायर है तो आई एम का भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डी थीटा। तो चलिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इजकल्स टू 1/2 पाई, एंड अब इस आई एम स्क्वायर को अपन बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, 0 से 2 पाई लिमिट लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का अपन को इंटीग्रेशन कर देंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो चलिए कर देते हैं। तो आई आर एम एस स्क्वायर इजकल्स टू आई एम का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एंड साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। सॉरी, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले इस 2 को बाहर निकाल देते हैं, फिर 1 माइनस कोस 2 थीटा का करेंगे, 1 का अलग करेंगे, कोस 2 थीटा का अलग करेंगे। तो चलिए करते हैं। आई आर एम एस का स्क्वायर 2 को बाहर कर दिया, तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 2 पाई, 1 माइनस कोस 2 थीटा का, तो 1 का अलग होगा 1 डी थीटा, माइनस कोस 2 थीटा का अलग होगा, लिमिट यही रहेगी 0 से 2 पाई, कोस 2 थीटा एंड डी थीटा। तो अभी नेक्स्ट अपन करते हैं, 1 का तो हो जाएगा थीटा, एंड कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो चलिए कर देते हैं। आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आई एम का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, 1 का तो हो जाएगा यहाँ पे थीटा, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई, माइनस नेक्स्ट अपन करेंगे कोस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई, ठीक है। ये पाई है 0 से 2 पाई के लिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो आई आर एम एस इजकल्स टू, यहाँ पे थीटा की जगह अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट है 2 पाई, माइनस लोअर लिमिट है 0, ठीक है, माइनस। अब इसका अंदर अपन सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर अपन 2 को सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर इसके अंदर अपन लिमिट लगाएंगे साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो अब साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो चलिए इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, 0 को हटा देंगे, एंड इसका भी वैल्यू 0, इसका भी 0, तो 1/2, 0 माइनस 0, 0 उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, तो ये टर्म पूरा हट गया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो आई आर एम एस स्क्वायर इजक्वल्स टू 2 पाई से यहाँ पे 4 पाई को अपन यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो पाई से पाई गया, तो 2 जा बच जाएगा। तो आई एम का स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन को ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा,
तो स्क्वायर हटाने के लिए अपन कर देंगे बोथ साइड अंडर रूट। तो लिख देते हैं यहाँ पे बोथ साइड अंडर रूट। ठीक है, जब बोथ साइड अंडर रूट करेंगे तो इस साइड भी आ जाएगा IRMS का स्क्वायर इक्वल्स टू इस पूरे पे अंडर रूट आ जाएगा IM का स्क्वायर अपॉन 2। तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जो 2 है उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो अपने पास फाइनल IRMS की वैल्यू आ जाएगी IM अपॉन √2। ये अपने पास फाइनल RMS की वैल्यू आ गई। ये स्क्वायर से तो रूट हट गया पर इस 2 के ऊपर रूट आएगा, तो ये अपने पास IRMS का वैल्यू आ गया। तो इसी प्रकार अपन RMS की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अभी जो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना RLC सर्किट। RLC का मतलब होता है R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, L का मतलब होता है इंडक्टेंस एंड C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये ऐसी सर्किट के अंदर अपन RLC का सीरीज सीक्वेंस को अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सर्किट से अपन इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंडक्टेंस है और यहाँ पे कैपेसिटेंस है एंड ये ऐसी सर्किट से कनेक्ट है। तो RLC की यहाँ पे वैल्यू अपन को फाइंड करनी है RLC सर्किट की। ठीक है, तो अपन ने अगर सिंगल अगर इनकी बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि R हमेशा होता है, R के अंदर जो करंट और वोल्टेज होता है वो फेज़ में होता है, मतलब कि दोनों बराबर में चलता है रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, और इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस हमेशा लेग करता है, जो करंट होती है ना वो वोल्टेज से लेग करती है 90 डिग्री। ठीक है, और कैपेसिटेंस के अंदर लीड करता है, करंट जो होता है ना वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे मैंने सिंपली इनको बता दिया, वरना इनकी एक पर्सनल अलग से भी इनका टॉपिक बनता है कि रेजिस्टेंस ऐसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, ऐसी सर्किट के अंदर इंडक्टेंस, ऐसी सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस। और यहाँ पे अपन यहाँ पे तीनों का मिक्सचर की बात कर रहे हैं सीरीज सीक्वेंस के अंदर। यही पैरेलल सीक्वेंस में भी होता है, पर मैंने कहा कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को ही अपन लेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम ये मैंने बना रखा है। यहाँ पे अपन को VR रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो कि अपने फेज में चलता है, ये इंडक्टेंस है जो कि लीड करता है, लीड मतलब पीछे और लेग मतलब कि आगे, और ये VC कैपेसिटेंस का वोल्टेज है जो कि इसके लीड करेगा। ये 90 डिग्री पर है। ये यहाँ पे अपन को पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड करना है। अब इम्पीडेंस किसको कहते हैं? जब तीनों रेजिस्टेंस एक साथ मिल जाते हैं RLC, तो उसका अंदर अपन नया नाम देते हैं जिसको Z से डिनोट करते हैं और उसको नाम देते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो चलिए उसको अपन फाइंड करते हैं, Z को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे सबकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो VR इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR। रेजिस्टेंस के लिए VR की बात करेंगे तो IR हो जाएगा, एंड इंडक्टेंस को हमेशा L से डिनोट करते हैं, तो VL इक्वल्स टू हो जाएगा IXL। IXL भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस के अंदर R ले रहे हैं, इंडक्टेंस के अपन अंदर रेजिस्टेंस को XL से डिनोट करते हैं और L से इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस के अंदर हो जाएगा VC इक्वल्स टू I इंटू XC मतलब कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अपन को आगे वैल्यू चाहिए होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर, इसके अंदर अपन पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसके जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब इसको अपन ने V मान रखा है, तो V स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पे VR, तो ये आ जाएगा VR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ, तो अपने पास ये आ गया था V स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर, और इसमें से I को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा R स्क्वायर प्लस XL का और XC का माइनस XC का स्क्वायर। अब इस I स्क्वायर को नीचे भेज देंगे इस V स्क्वायर के, एंड यहाँ पे बच जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर। अब देखो V अपॉन I होता है हमेशा Z, मतलब कि R होता है, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो R को यहाँ पे अपन ने RLC जब मिल जाते हैं तो अपन उसको Z मानते हैं रेजिस्टेंस को, तो इसमें R नहीं लिखा, अपन Z का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, Z का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर माइनस XC का स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो अब इस स्क्वायर की जगह यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे अपन, तो जेड की फाइनल वैल्यू आ जाएगी जेड इक्वल्स टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनल जेड की वैल्यू आ गई, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। यही अपन को आरएलसी सीरीज सीक्वेंस के अंदर अपन को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।